हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, आवेशन की विधियों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आवेशन की विधियों को समझने से पहले हम बेसिकली मतलब समझते हैं कि आवेशन होता क्या है। देखिए, आवेशन एक प्रक्रिया होती है जिससे किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो नोट करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे आवेशन की विधियों के बारे में। आवेशन की विधियां। बेसिकली हम जो आवेशन की विधियां हैं उनमें तीन विधियों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी है आपकी चालन द्वारा आवेशन और तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, नंबर 3 प्रेरण द्वारा। तीन विधियां हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो घर्षण और चालन दोनों विधियों में दो वस्तुओं के मध्य भौतिक स्पर्श होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। इनके मध्य भौतिक स्पर्श होता है। और प्रेरण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं के मध्य कोई भौतिक स्पर्श नहीं होता। कोई भौतिक स्पर्श नहीं होता। घर्षण और चालन में दो वस्तुओं के मध्य भौतिक स्पर्श होता है और प्रेरण द्वारा आवेशन में बिना भौतिक स्पर्श के वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो तीन विधियों को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहली विधि वो है घर्षण द्वारा आवेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा। इस विधि में क्या होता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाती है। अतः हमें दो आपको आवेशित वस्तुएं मिलेगी। तो इसको हम एक बेसिकली सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि हमने एक ग्लास रोड ली, कांच की छड़। ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ में रब किया था, सिल्क क्लॉथ। देखिए, ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो हमने देखा था कि ग्लास की रोड से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है सिल्क पर। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के कारण ग्लास रोड पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और सिल्क रोड पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से हम मान लेते हैं कि इससे आपकी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क पर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर ग्लास रोड पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? वो होगा +10E। E क्या है? आपका मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। और सिल्क पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? सिल्क पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है और कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? इस पर 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसलिए इसके ऊपर कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा? -10E। और यहाँ पर E भी क्या है? आपका मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। तो हम इस एग्जाम्पल से एक चीज समझ पा रहे हैं कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण तो सेम है, परंतु यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर क्या है, ऋणावेश है। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं
पर आवेश का परिमाण तो सेम रहता है, बट प्रकृति क्या होती है, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो इस चीज को हम नोट करते हैं। इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित एवं जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वह ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। तो हमने देखा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए रेशम में, जिस कारण कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया, और रेशम की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है और एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। उसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं। प्लास्टिक की अगर आप कंघी इस्तेमाल करते हैं और उसको आप सूखे बालों के साथ में रब करते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सूखे बाल से प्लास्टिक की कंघी पर हो जाता है, जिससे सूखे बाल धनावेशित हो जाते हैं और प्लास्टिक क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे चालन द्वारा आवेशन। देखिए इस विधि में क्या होता है, एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ में एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद में आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण होता है अनावेशित वस्तु की ओर, जिससे हमें अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के रूप में मिलती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका चालन द्वारा आवेशन। इस प्रक्रिया को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास में दो बॉडी है ए एंड बी। ए आपकी आवेशित वस्तु है और बी आपकी अनावेशित वस्तु है। बी को हमें चार्ज देना है, आवेशित करना है। ए पर मान लीजिए ऋणावेश है, यह है आपकी आवेशित वस्तु, और बी पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब यहाँ पर नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। बी पर नेट चार्ज 0 है, इसलिए बी को हम कौन सी वस्तु कहेंगे, अनावेशित वस्तु कहेंगे। अब हमने क्या किया, ए व बी को हमने क्या किया, एक चालक तार के द्वारा
कनेक्ट कर दिया। चालक तार द्वारा कनेक्ट करने पर यहाँ A से आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, किसके ऊपर, B पर हो जाता है, और A से B पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। A भाग में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जिससे A भाग के इलेक्ट्रॉन B पर ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको किससे जोड़ दिया है, एक कंडक्टर वायर से जोड़ दिया है, एक चालक तार से जोड़ दिया है। तो A से ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन B में, और B में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण B पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया है, B पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है। और हम देखते हैं कि A भाग से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है B पर। A भाग के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण B पर हुआ है, इसलिए A पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि A पर क्या होता है, नेट आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऋणावेशित मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और B पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ में चालन द्वारा आवेशित किया जाता है, तो अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है जो कि आवेशित वस्तु पर होता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं कि अगर मान लीजिए A पर आपका धनावेश होता, मान लीजिए A पर क्या होता, धनावेश होता, और B आपकी कैसी वस्तु होती, अनावेशित वस्तु ही होती। B कैसी वस्तु होती, अनावेशित वस्तु। और A को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक चालक तार से कनेक्ट कर दिया। चालक तार से कनेक्ट कर दिया तो हम देखते हैं कि आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है, और हम सिंपली कहेंगे कि A भाग के धनावेश ट्रांसफर हो जाते हैं किस पर, B पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और A पर धनावेश ट्रांसफर हुए B पर, इसलिए A पर धनावेश के मान में क्या उत्पन्न हो जाती है, कमी उत्पन्न हो जाती है, और B पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। हमने बड़ा सिंपल तरीके से कह दिया कि अब धनावेश का स्थानांतरण A से B में हो गया है, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कभी भी धनावेश का स्थानांतरण नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इस मैकेनिज्म को समझते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि A पर धनावेश है और B पर कोई आवेश नहीं है। B विद्युत उदासीन है। B क्या है, विद्युत उदासीन है। जितने प्लस हैं उतने क्या है इसमें, माइनस हैं। जितने प्लस है उतने क्या इसमें माइनस आवेश हैं। अब होगा क्या, यहाँ से B भाग के इलेक्ट्रॉन A भाग के धनावेश की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और यहाँ B से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा A में। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से B के धनावेश के मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। और B भाग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं A में, तो B भाग में क्या आई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और कमी की वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम सिंपली यहाँ से समझ चुके हैं कि स्थानांतरण तो केवल इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो इस विधि में, चालन द्वारा आवेशन विधि में, हम नोट करते हैं कि इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे आवेश आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेशन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे
अराइज होता है वो ये है कि सर आप ये बताइए कि ए से बी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब तक होगा। देखिए ए से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बी में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है दोनों के मध्य। तो दोनों के मध्य आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, अर्थात इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान शून्य नहीं हो जाता। जब तक विभवांतर का मान शून्य नहीं हो जाता तब तक आवेशों का स्थानांतरण होता रहता है। तो यहाँ पर इस विधि में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर आवेश स्थानांतरित कब तक होंगे, तो आपका जवाब होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य नहीं हो जाए। देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है, वो भी बिना स्पर्श किए। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि इस विधि में आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न कर देती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और प्रेरण द्वारा आवेशन को हम एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक अनावेशित चालक गोला लेते हैं। अनावेशित चालक गोले को हम एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। तो ये रहा हमारे पास में क्या है, अनावेशित चालक गोला, अनावेशित चालक गोला। और इसको हमने किस पर रखा है, इसको रखा है हमने कुचालक स्टैंड पर। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा, सर आपने इसको कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा? अगर मान लीजिए इस गोले पर आवेश उत्पन्न हो गया तो वह आवेश भूमि में स्थानांतरित न हो जाए, इसलिए इसको किस पर रखा है, कुचालक स्टैंड पर रखा है। चूंकि यह गोला अनावेशित है, अनावेशित गोले का मतलब होता है जितना उसमें धनावेश है उतना ही उसमें क्या है, ऋणावेश है। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, जितना धनात्मक आवेश है उतने क्या इसमें ऋणात्मक आवेश है। ठीक, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम सेकंड स्टेप में एक आवेशित छड़ को इसके पास में लाते हैं। आवेशित छड़ को हम क्या लेके आते हैं, इसके पास में लेके आते हैं। तो ये है आपकी आवेशित छड़। सेकंड स्टेप में देखिए हम इस चालक गोले के पास में किसको लेके आते हैं, आवेशित छड़ को लेके आते हैं। देखिए आवेशित छड़ पर कौन सा आवेश माना है हमने, धनावेश। तो ये धनावेश क्या करता है, इस चालक गोले में उपस्थित धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और प्रतिकर्षण के कारण धनावेश कहाँ इकट्ठा हो जाता है, इस एंड पर इकट्ठा हो जाता है। और ऋणावेश क्या होंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए वो ऋणावेश इस साइड में आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड जो है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होने वाला है, स्टेप नंबर थर्ड में ये कंडीशन थी आपकी, इस साइड में ऋणावेश था और इस साइड में क्या था आपका, धनावेश था। और इसको किसके पास मिला, इसके पास में किसको ला रखा था, धनावेशित छड़ को ला रखा था। अब क्या होगा, हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे एक चालक तार के द्वारा इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं भू संपर्कित करना। क्या बोलते हैं इसको, भू संपर्कित करना। किसी चालक तार के द्वारा किसी चालक को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करने को बोलते हैं भू संपर्कित करना। अब क्या होगा, भू संपर्कित करने से यहाँ से सारा धनावेश कहाँ चला जाएगा, सारा धनावेश चला जाएगा पृथ्वी के अंदर, सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, अब हम इसी छड़ को यहीं रखते हैं, अभी भी इस आवेशित छड़ को हम यहीं रखते हैं। और जिससे कि ये इस वाले एंड पर माइनस भाग यहाँ रह जाता है और धनात्मक आवेश आपका कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, ग्राउंड में। अब हम क्या करते हैं, इस चालक तार को यहाँ से कट कर देते हैं। इस चालक तार को यहाँ से कट करते ही मतलब इसको हमने अर्थिंग से हटा लिया है। अब इसके पास कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, और यहाँ इस पर कौन सा है, धनात्मक आवेश। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है। स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, इस आवेशित छड़ को हटा लेते हैं और आवेशित छड़ को हटाने की वजह से यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एकदम दूर दूर स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें कैसी वस्तु मिलती है, इस प्रकार हमें कैसी वस्तु मिलती है, ये आवेशित वस्तु मिलती है, आवेशित चालक गोला प्राप्त होता है हमें। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आवेशित छड़ पर कौन सा आवेश था, धनात्मक आवेश था, और अनावेशित चालक गोले पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, ऋणात्मक आवेश। मतलब इस प्रक्रिया में हम जो आवेशित वस्तु है वो अनावेशित वस्तु पर कौन सी प्रकृति का आवेश उत्पन्न करती है, वो विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित करती है। हमने देख लिया है
कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। अब हम इस चीज को ध्यान से समझते हैं कि यहाँ धनात्मक आवेश ग्राउंड में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है। यहाँ हमने इसे बड़ा सिंपली कह दिया कि धनात्मक आवेश ग्राउंड में चला जाता है। एक्चुअल में धनात्मक आवेश गतिशील नहीं होता है। तो क्या हुआ है यहाँ पर, एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राउंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आए हैं और आकर इस धनात्मक आवेश को क्या किया है, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया और इस धनावेश को खत्म किया, इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरा आया और चौथा है। इस प्रकार यहाँ पर जितने भी धनात्मक आवेश हैं उनको ये जो भूमि के जो इलेक्ट्रॉन है इस चालकतार से जो आए हैं उन्होंने आके इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से यहाँ पर धनात्मक आवेश का प्रभाव खत्म हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से धनात्मक आवेश ट्रांसफर हो गया, ग्राउंड में ट्रांसफर हो गया। हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है भूमि से वो आकर इस चालक गोले के धनावेश को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन।